हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट अ डे। तो आज हम एक केस नहीं बल्कि 3 केसेस करने जा रहे हैं। बट हाँ, वो तीनों केसेस एक दूसरे से काफ़ी ही रिलेटेड है। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेस केस। अब जब मैंने जो लास्ट वीडियो करी थी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली, उसमें मैंने आखिरी में बात की थी कि जो जजेस का रिक्यूज़ल होता है उससे रिलेटेड फोर्थ जजमेंट, जो फोर्थ जजेस केस था उसमें इससे रिलेटेड जजमेंट आया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर उसे लिंक कर दूंगी। प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हाँ, अब आते हैं प्रेजेंट वीडियो पे। तो क्योंकि फोर्थ जजेस केस में रिक्यूजल ऑफ जजेस को लेके कुछ बोला गया था जिससे ही इंदौर डेवलपमेंट केस में उसका जजमेंट आया है, तो इस प्रेजेंट केस में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केस की। जो फोर्थ जजेस केस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। फोर्थ जजेस केस में जो कॉलेजियम सिस्टम था और एनजेएसी जो एक्ट आया था उससे रिलेशन में ही वो पूरी वीडियो होने वाली है। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, इन दोनों में किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा ये बताया गया है, पर प्रोसीजर क्या होगा ये नहीं बोला गया है। तो आर्टिकल 124 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे हम जजेस को लाएंगे। तो अब वो ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा। कैसे अपॉइंट करेगा? कंसल्टेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। अब कौन से जजेस के साथ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। अब प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी ये इतना वेग है कि प्रेसिडेंट अब कौन से जजेस को चूज करेगा, कौन से को नहीं करेगा, और जो उनका व्यू होगा, जो कंसल्टेशन होगा उसको फॉलो भी करेगा या नहीं करेगा, ये सब क्लियर नहीं है। और सेम आर्टिकल 217 में जहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं उसके बारे में भी सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कैसे अपॉइंट करेगा? कंसल्टेशन विद सीजीआई, गवर्नर और अदर जजेस। पर कहीं भी ये क्लियर कट एक प्रोसीजर नहीं बताया गया है, और यही मेन कंटेंशन है ये सारे केसेस का। तो इन केसेस के थ्रू हमें पता चलेगा कि टाइम टू टाइम जो कोर्ट है उसने खुद ही अपॉइंटमेंट करने का मेथड निकाल लिया है। पहले केस में वो कुछ और बोलता है, दूसरे में कुछ और फाइनली कुछ और। तो कोर्ट ही अपने आप डिवाइस कर रहा है कि कैसे अपॉइंट करना है, कैसे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर मैटर पे साइलेंट है। तो अब ये सिस्टम अच्छे से चल रहा था। जो प्रेसिडेंट था वो जो सीजीआई होता था, सीजीआई बेसिकली सीनियरिटी के बेसिस पे डिसाइड हो जाता था, और प्रेसिडेंट सीजीआई के साथ कंसल्ट करके अपने हिसाब से जो सीनियर मोस्ट जजेस होता था उनको प्रमोट करता जाता था। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई 1973 में। 1973 में क्या हुआ कि जो हमारे जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन लोगों ने दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट। तो अब इन लोगों ने कहा कि इनको तो हम सीजीआई बनने नहीं देंगे। ये 3 जजेस थे, जस्टिस जयशंकर मनीलाल शेलाट, जस्टिस ए एन ग्रोवर और जस्टिस के एस हेगड़े। अब ये तीनों लोग सुपीरियर थे, और इनके बाद चौथे नंबर पे जो आते थे वो थे जस्टिस ए एन रे। अब हुआ क्या कि जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसको पता था कि ए एन रे उनके इकोनॉमिक व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने इन तीनों जजेस को नीचे रखते हुए ए एन रे को डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया सीजीआई पे। अब इसको कहा जाता है कि ये ब्लैकेस्ट डे इन द इंडियन डेमोक्रेसी था। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी चीज़ें चली, बट कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट यही चीज़ 1977 में दोबारा रिपीट हुई जब जस्टिस एच आर खन्ना को सुपरसीड कर दिया जस्टिस बेग ने। बट 1977 के ही लेटर पार्ट में हुआ क्या कि गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया। जब दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने बोला कि अब जो ये अपॉइंटमेंट चल रहा है ये नहीं चलेगा, और जो ओल्ड प्रैक्टिस थी कि सीनियरिटी के बेसिस पे ही हम करेंगे अपॉइंटमेंट, वैसे ही होगा। तो अब ये पर्टिकुलर मैटर तो शांत हो गया, लेकिन दूसरा मैटर सामने आ गया। तो 1981 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम चाहते हैं कि जो ये हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी कास्ट को लेके, किनशिप को लेके। क्योंकि ज़्यादातर तब क्या होता था कि जो लोग ऑलरेडी जजेस होते थे वही अपने खानदान के और भी लोगों को जजेस बना देते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको हटाने के लिए एक नई चीज़ लाई। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि उसने सारी जगह के चीफ मिनिस्टर्स जो थे उनके पास एक सर्कुलर भेज दिया, और कहा कि आपके कोर्ट में, आपके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जो भी एडिशनल जजेस हैं उनसे आप एक फॉर्म भरवाइए, उनसे पूछिए कि वो 3 प्रेफरेंस दें कि कहाँ पर वो कौन से हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनना चाहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई एक एडिशनल जज है, तो एडिशनल जज ऐसे होते हैं कि जो भी पर्टिकुलर अगर मैटर ज़्यादा हो गए हैं और परमानेंट जजेस कम पड़ रहे हैं
तो आप एडिशनल जज को भी अपॉइंट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज है, तो इस सर्कुलर से ये हुआ कि जो एडिशनल जज है अब वो 3 प्रेफरेंस दे सकता है कि ठीक है अब मैं और कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं राजस्थान हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ, MP हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ, ठीक है बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये प्रेफरेंस मांगी जाएगी उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज से। तो ये चीज़ ये उन्होंने सर्कुलर निकाले। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसके बाद उन्होंने ये भी लिख दिया, इस सर्कुलर के साथ साथ एक लेटर भी लिखा जिसमें ये लिखा कि गवर्नमेंट बाउंड नहीं होगी उनके कंसेंट और प्रेफरेंसेस से। अब मान लीजिए कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज है, एडिशनल जज है, वो यहीं पर एडिशनल जज रहना चाहता है, वो कंसेंट ही नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं आप मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजो, और उसने प्रेफरेंस मान लीजिए बॉम्बे लिखा भी नहीं है, तो भी गवर्नमेंट का अगर मन करेगा तो गवर्नमेंट उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटा के बॉम्बे हाई कोर्ट भेज देगी। ऐसा गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला। तो जब ये चीज़ सामने आई तो ये हुआ कि जो पावर थी जुडिशरी के पास अपनी इंडिपेंडेंस को लेके कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंट करेगी, धीरे धीरे देखेगी कि कौन कहाँ पर है वहीं पर अपॉइंट हो जाएगा, वो सारी पावर तो चली ही गई, वो सारी पावर चली गई एग्जीक्यूटिव के पास। अब अगर मान लीजिए कि कोई जज सही जजमेंट नहीं देगा, गवर्नमेंट के खिलाफ वाला जजमेंट देगा, तो गवर्नमेंट उससे उठा के दूसरी जगह पटक देगी, फिर वहाँ से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देगी। तो जो पूरा पावर था वो तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला गया, जुडिशरी के पास तो कोई पावर ही नहीं बचा। तो अब इसी चीज़ पे काफ़ी सारे एडवोकेट सड़क पे उतर आए, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं नहीं हम इस सर्कुलर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आप विड्रॉ करिए सर्कुलर को। पर गवर्नमेंट भी काफ़ी एडमेंट थी, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम तो विड्रॉ करेंगे ही नहीं। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि हाई कोर्ट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ पिटिशन फाइल होने लग गई कि सर्कुलर वैलिड नहीं है, और इस तरीके से आप कंसेंट और जो भी हमारी प्रेफरेंसेस हैं उनको कैसे नहीं ध्यान में रख सकते हो। तो ये सेम इशू पे ही थी ये सारी पिटिशंस। तो अब जो पार्लियामेंट के खिलाफ इतनी सारी पिटिशंस फाइल हो रही थी, तो हुआ क्या कि इन सारी पिटिशंस को क्लब कर दिया गया और ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये केस पहुंचा आर्टिकल 139 के तहत। अब 139 ये बोलता है कि जो हमारा आर्टिकल 32 है जो कि पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने का, ये पावर अगर पार्लियामेंट को कभी लगेगा कि किसी और मैटर पे भी ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है, तब वो चीज़ आएगी आर्टिकल 139 के तहत। तो अब आर्टिकल 139 के तहत क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर को वारंटों का रिट यूज हुआ कि आपने किस वारंट से ऐसा रूल लगाने का सोचा। पार्लियामेंट के पास या गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है या नहीं है। तो इस वजह से ये पूरे सारे पिटिशन और ये पूरा केस आया एपेक्स कोर्ट के पास, और यहीं बनता है हमारा फर्स्ट जजेस केस। तो हमारा फर्स्ट जजेस केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1982। तो अब इस केस में हुआ क्या कि कोर्ट ने ये बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से रूल करेंगे। मतलब कि ऑल्दो ये जो अभी इसके पहले की जो मैंने कहानी सुनाई उसमें ये हो रहा था कि हाई कोर्ट के जजेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिया जा रहा था विदाउट कंसेंट एंड एवरीथिंग। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं, मतलब आर्टिकल 124, उसके पर्सपेक्टिव से रूल करेंगे। बिकॉज जो चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई होगी तो वही चीज़ इवेंचुअली हाई कोर्ट में अप्लाई होगी। तो अब इस केस में यही डिस्कस हुआ कि आर्टिकल 124 के तहत क्या ये पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो अपने हिसाब से किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टू फोल्ड जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124 को ऐसे इंटरप्रेट किया कि उसमें जो वर्ड मे यूज़ हुआ है, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जब भी किसी दूसरे जज को अपॉइंट करेगा तो वो CGI से और बाकी जजेस से जो कि ही मे डीम फिट, जो भी वो ऐसे जजेस होंगे उनसे कंसल्ट करेगा। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि इस मे का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी भी जज से कंसल्ट नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को बाकी जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, पर अब वो बाकी जजेस कौन होंगे ये प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चूज कर सकता है। तो पहली बात तो कोर्ट ने ये बोली। दूसरी बात ये बोली कि अगर इन केस प्रेसिडेंट बाकी जजेस से कंसल्ट करेगा ही नहीं तो जो CGI बोलेगा वही चीज़ को फाइनल मान लिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये बोली कि जब वो कंसल्ट करेगा और वो लोग जो भी ओपिनियन देंगे, मान लीजिए उन्होंने प्रेसिडेंट ने 2 जजेस से कंसल्ट किया और CGI से कंसल्ट किया, और तीनों लोगों ने बोला कि उनके हिसाब से ABC को जज बनाना चाहिए, पर तब भी प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट चाहे तो ABC को जज नहीं बनाए। तो इवेंचुअली कोर्ट ने यही रूल किया कि हाँ कंसल्टेशन लेना इंपॉर्टेंट है, हाँ प्रेसिडेंट को सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट तब भी कंसल्ट करने के बाद भी अपना जो मन होगा उस हिसाब से काम कर सकता है। सो इवेंचुअली इस पूरे केस में आखिरी में यही हुआ कि एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है। देयर इज अ प्रिमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस।
अब यही जजमेंट, यही चीज़ कम से कम एक डिकेड तक चली। एक डिकेड बाद 1993 में सेकंड जजेस केस आया। तब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो पहले जजमेंट दिया था उसको रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। तो ये केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेकंड जजेस केस। तो अब इस सेकंड जजेस केस से हमारा कोलिजियम सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब इस केस में कोर्ट ने 7-2 के रेशियो में, मतलब 7 लोगों ने मेजॉरिटी का जजमेंट दिया और 2 लोगों ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। और उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 217, मतलब दोनों ही वो आर्टिकल्स की अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इन दोनों को पर्पसिव और कॉन्टेक्चुअल कंस्ट्रक्शन मेथड से देखा जाना चाहिए। अब पर्पसिव एंड कॉन्टेक्चुअल मेथड का मतलब क्या है? तो कॉन्टेक्चुअल मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन की, जो भी कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। और पर्पसिव मतलब कि हम देखेंगे कि जो भी ये लिखा हुआ है उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे कोर्ट ने दोनों को ही साथ में हारमोनियस तरह से लेते हुए ये बोला कि हमें समझना है कि हम किस तरीके से जजेस को अपॉइंट करते हैं। क्यों हम सीनियरिटी की बात करते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो हमारा पर्पस क्या है कि जो जजेस अपॉइंट हों उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनको ज़्यादा नॉलेज हो, एंड ऑफ कोर्स सीनियरिटी इज़ अ वे टू डिटरमिन दैट। तो हमारा यही इंटरप्रिटेशन यूज़ होगा कि जो लोग सीनियर होंगे उन्हीं को ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। और इसके लिए कोर्ट ने कॉलेजियम बनाया। तो कोर्ट ने CGI प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, इन तीनों को मिला के एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया कि अब जो ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग डिसाइड करेंगे कि और जो भी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होने हैं वो कैसे होंगे। तो ये जो तीनों का ग्रुप है ये सबके लिए डिसाइड करेगा। तो हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब कौन से जजेस अपॉइंट होंगे आएंगे, उसके लिए CGI प्लस अदर 2 जो सीनियर मोस्ट होंगे, ये तीनों लोग मिलके बताएंगे कि अच्छा ठीक है, अब इस जज को हम लोग को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर देना चाहिए। और सिमिलरली ही जैसे कि हाई कोर्ट में होगा तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और वहाँ के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो तीनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसे ट्रांसफ़र करना है और किसे प्रमोट करना है। तो ये इस कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब इस जजमेंट के बाद हुआ ये कि कोर्ट ने ये तो फैदम किया ही नहीं कि इन तीनों में कौन किसके ओपिनियन से बाउंड होगा। तो अब इसके बाद ये देखा गया कि ये जो 3 लोग थे, कई बार ऐसा होता था कि तीनों किसी बात पे अग्री ही नहीं करते थे, ये लोग मीटिंग ही नहीं करते थे, मिलते ही नहीं थे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो दोनों सीनियर मोस्ट जजेस थे वो जो भी अपना ओपिनियन देते थे, चीफ जस्टिस उसको मानता ही नहीं था और चीफ जस्टिस अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर देता था। तो इवेंचुअली जैसे अगर फर्स्ट जजेस केस में हमने देखा कि उसने एग्जीक्यूटिव की पावर को सुप्रीम किया था, वैसे ही सेकेंड जजेस केस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर को सुप्रीम कर दिया। तो अब इसके बाद हुई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। तो ऑफ कोर्स कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया था, पर कॉलेजियम सिस्टम ये रिकमेंडेशन किसे देता था? एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को। अब उनको ये एक्सेप्ट ही करना होता था क्योंकि सेकंड जजेस केस में बोल दिया गया था कि जो CGI बोलेगा वही सुप्रीम है। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, तब के कॉलेजियम ने एक रिकमेंडेशन भेजी। अब उस टाइम पे हमारे जस्टिस जो थे CGI वो थे मदन मोहन पुंची। अब उनके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी थे। सीनियर मोस्ट जजेस ने किसी और दूसरे इंसान का नाम लिया था, मदन मोहन पुंची ने किसी और इंसान का नाम लिया। उन्होंने वो दोनों सीनियर मोस्ट जजेस के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्होंने जो उनका नाम जो उन्हें सही लग रहा था वो उन्होंने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास। अब जब प्रेसिडेंट के पास ये नाम आया तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, उनको भी लगा कि ये रिकमेंडेशन सही नहीं है। तो उन्होंने ये बात वापस बोली कि हमें लग नहीं रहा है कि ये रिकमेंडेशन सही है, तो आप इसे ज़रा रिकंसिडर कर लीजिए। पर हमारे CGI जो थे उन्होंने गिवन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सुप्रीम हूँ और मैं गिवन नहीं करने वाला हूँ। मैंने जो रिकमेंडेशन दी है आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक रेफरेंस फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और बोला कि क्या भाई सच में CGI के पास इतनी पावर है कि सिर्फ वो जो बोलेगा वही एक्सेप्ट होगा, या फिर CGI को भी जो बाकी दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके भी रिकमेंडेशन को वैल्यू देनी चाहिए। और यही रेफरेंस बनी हमारा थर्ड केस। तो अब जो रेफरेंस हुआ था वो हुआ था आर्टिकल 143 के तहत। तो आर्टिकल जो 143 है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि किसी भी केस में वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। तो जो इस तरीके के आर्टिकल 143 के तहत वाले जितने भी केसेस होते हैं वो हमेशा इन रे से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब होता है इन रेफरेंस। तो इस वजह से हमारा थर्ड जजेस केस था इन रेफरेंस, इन रे मतलब इन रे स्पेशल रेफरेंस केस AIR 1999। अब इस रेफरेंस केस में क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये रेफरेंस की तरह भेजा था तो उन्होंने किसी चीज़ को काउंटर ही नहीं किया
उन्होंने बस पूछा कि आप बता दीजिए कि सच में इतनी पावर है या नहीं है। उन्होंने ना तो ये बोला कि जो सेकंड जजेस का केस था वो जजमेंट सही नहीं था, या फिर ये नहीं बोला कि जो अभी इन्होंने ओपिनियन दिया है, जो पर्टिकुलर ओपिनियन ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। ये सब कुछ नहीं किया। हमारे प्रेसिडेंट ने बस केस भेज दिया, रेफरेंस कर दी और पूछा कि बता दीजिए कि भाई सच में इतनी पावर है या नहीं है। तो अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, उन्होंने कलीजियम सिस्टम में 2 और लोगों को जोड़ दिया। तो अब जो हमारा कलीजियम सिस्टम हो गया था वो हो गया था 5 लोगों का। अब इसी के साथ साथ उन्होंने हिदायत भी दी कि भाई आप लोग सब सामंजस्य के साथ काम करिए, सोच समझ के काम करिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए काम करिए। तो अब उसके बाद से अभी तक कलीजियम सिस्टम सही से चल रहा था, क्योंकि थर्ड केस के बाद इतना क्लियर कर दिया गया था कि जो CGI होगा वो हमेशा सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। अब उसके अलावा आता है हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करना। तो इसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक ये बता दिया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम है वो एक लिस्ट बनाएगी मेरिटोरियस पर्सन्स के, और उसी हिसाब से अपना प्रपोजल भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। तो वो कभी भी एक नाम नहीं भेजेंगे, वो 3-4 नाम भेज देंगे। तो इस वजह से जो भी सबका जो ओपिनियन होगा वो सबका ओपिनियन कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही नाम भेजना होता था, जो बाकी दोनों लोग होते थे वो कुछ और नाम लेते थे, CGI कुछ और नाम लेता था और उसी में प्रॉब्लम होती थी। तो अब कह दिया है कि आप एक मेरिटोरियस पर्सन्स की लिस्ट बनाइएगा और वही लिस्ट भेजिएगा। इसके साथ साथ ही जब हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने होंगे तब सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम जो होगा वो फिर एक लिस्ट बनाएगा जजेस की, जो उन्हें लगता है कि हाँ हाई कोर्ट में अपॉइंट हो जाने चाहिए, और वो भेज देगा प्रेसिडेंट के लिए। और सिमिलरली जब हाई कोर्ट में जजेस बनने होंगे तो जो हाई कोर्ट का कलीजियम होगा वो उस हिसाब से लिस्ट बनाएगा। तो अब थर्ड जजेस केस के बाद यही चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई सीनियरिटी के बेसिस पे CGI होगा और बाकी हर चीज़ में लिस्ट बनेगी। लिस्ट के हिसाब से आप प्रेसिडेंट को भेज दोगे कि ये सब हमें मेरिटोरियस लग रहे हैं और आप इनको रैंडमली इधर उधर भेज दीजिए। यही चीज़ तब से चली आ रही थी। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं है कि क्या लिस्ट बन रही है, लिस्ट में किसका नाम ऊपर है किसका नाम नीचे है। तो अब इसी को लेके प्रॉब्लम होने लग गई कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये सब मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर